Today's switchgear and protection lecture, we are going to start first unit elements of protection. तो आज के लेक्चर में हम लोग जो बेसिक एलिमेंट्स है प्रोटेक्शन के उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सिस्टम. सो पावर सिस्टम है वो बहुत वाइड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अगर पावर सिस्टम में देखनी जाए तो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये मेन एलिमेंट्स है. ओके, तो इतनी बड़ी जो पावर सिस्टम है उसमें कहीं पे भी फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है. अब ये जो फॉल्ट है उसको विद इन टाइम लिमिट में क्लियर करना पड़ता है. तो जो फॉल्ट है उसको क्लियर करने के लिए बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का यूज़ होता है. ओके, अब यहाँ पे जो पावर सिस्टम होती है, पावर सिस्टम में 11 kV, 132 kV, 220 kV और 400 kV तक की हाई वोल्टेज का हम यूज़ करते हैं. इसमें सिंगल फेज़ भी होता है और 3 फेज़ भी होता है. अगर 3 फेज़ सिस्टम होता है तो उसके अंदर जो प्रोटेक्टिव रिलेस है, जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसमें 2 मेथड रहते हैं. जो फर्स्ट मेथड है उसके अंदर जो न्यूट्रल होता है उसको ग्राउंड किया जाता नहीं है और उसकी वजह से उसको आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम या तो फ्री न्यूट्रल सिस्टम कहा जाता है. जबकि जो सेकंड मेथड है उसमें न्यूट्रल है उसको अर्थ किया जाता है, या तो उसको डायरेक्टली अर्थ किया जाता है या तो रेजिस्टेंस और रिएक्टर के थ्रू अर्थ किया जाता है. तो इसकी वजह से जो सेकंड मेथड है अगर उसमें रेजिस्टेंस को के थ्रू अर्थ किया जाता है तो उसको रेजिस्टेंस अर्थिंग कहा जाता है, और अगर रिएक्टर के थ्रू न्यूट्रल को अर्थ किया जाए तो उसको रिएक्टर अर्थिंग कहा जाता है. नो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम. पावर सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेन 3 पार्ट्स. जो फर्स्ट है वो है जनरेटिंग स्टेशन, सेकंड वन है वो है लोड सेंटर एंड थर्ड वन है लिंक जॉइनिंग 1 एंड 2, यानी कि जनरेशन स्टेशन और लोड सेंटर दोनों को कनेक्ट करने वाली लिंक. ओके, तो यहाँ पे जो जनरेटिंग स्टेशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है. अब पावर को जनरेट करने के लिए जनरेटर का यूज़ होता है. ओके, और जनरेटर को ड्राइव करने के लिए प्राइम मूवर को कनेक्ट किया जाता है. तो प्राइम मूवर को स्टार्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, एक्साइटर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, सर्किट ब्रेकर होता है. तो ये सब मिल के जनरेटिंग स्टेशन बनता है. ओके, तो जनरेटिंग स्टेशन में क्या क्या आएगा? तो जनरेटिंग स्टेशन में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है. तो जनरेटिंग स्टेशन में मेन जो इक्विपमेंट है वो है जनरेटर. अब जनरेटर है उसको चलाने के लिए प्राइम मूवर चाहिए होता है. उसको चलाने के लिए दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक्साइटर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर है. ये सब मिल के जनरेटिंग स्टेशन बनाते हैं. जो लोड सेंटर होता है, ओके, सेकंड है लोड सेंटर. तो लोड सेंटर में क्या आएगा? तो लोड सेंटर में जो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हैं लाइक कंज्यूमर्स. ओके, तो कंज्यूमर्स में कौन कौन से आ सकते हैं? फैक्ट्री आ सकती है, शॉप आती है, वाटर सप्लाई आती है, हॉस्पिटल आती है, रेसिडेंशियल होता है, सिनेमा होता है. तो ये जो सब है वो लोड सेंटर में आएंगे. और जो जनरेटिंग स्टेशन एंड लोड सेंटर दोनों जो हैं वो ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से कनेक्ट होते हैं. ओके, तो जनरेटिंग स्टेशन जो फर्स्ट है वो है जनरेटिंग स्टेशन, यानी कि उसमें जनरेशन का काम होगा, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है. लोड सेंटर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कंज्यूम करता है, यानी कि कंज्यूमर्स. एंड थर्ड है लिंक जॉइनिंग जनरेटिंग स्टेशन एंड लोड सेंटर. तो जब से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है तब से कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए बीच में जो भी लाइन आती है उनको मेन एलिमेंट कहा जाता है. तो उसमें क्या कहेगा? जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर जाएगा सब स्टेशन में
एंड आफ्टर सब स्टेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हैं वो। तो ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं। अब जो पावर सप्लाई सिस्टम है वो डायग्राम में आपको दिखाई गई है। आप देख सकते हो कि जो जनरेटिंग स्टेशन एंड जो लोड सेंटर है दोनों को कनेक्ट करने के लिए प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये चारों जो है ये लिंक है जो जनरेटिंग स्टेशन एंड कंज्यूमर्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसका अगर हम वर्किंग देखने जाएं तो जो जनरेटर है वो 11 kV के आसपास का वोल्टेज है उसको जनरेट करता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है जनरेटर है और 11 kV का वोल्टेज वो जनरेट करता है। अब ये जो 11 kV का जो जनरेटर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। ओके, यानी कि जो उसकी ट्रांसमिशन होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज तक उसको ले जाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है वो 220 किलोवाट पे होगा। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ पे जो 11 kV जनरेट होगा उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू 220 किलोवाट जितना इंक्रीज किया जाता है। अब जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है वो 132 kV भी हो सकता है, 220 kV भी हो सकता है या तो 400 kV भी हो सकता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो तो 2 या 3 ट्रांसमिशन लाइन है उसको पैरेलली रन करवाया जाता है। ये जो ट्रांसमिशन है उसको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और प्राइमरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। जो हर एक ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका जो एंड होता है वहाँ पे रिसीविंग स्टेशन होता है। यानी आप देख सकते हो जैसे ही प्राइमरी ट्रांसमिशन यहाँ पे एंड होगा तो वहाँ पे रिसीविंग स्टेशन मिलेगा। यानी कि हर एक जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके एंड पे रिसीविंग स्टेशन होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको 66 kV वोल्टेज पे स्टेप डाउन किया जाता है। अब यहाँ पे जो रिसीविंग स्टेशन है उसमें से 66 kV की जो लाइंस होती हैं उसको अलग अलग एरिया में ले जाया जाता है और उसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। ओके, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन कितने वोल्टेज पे हुआ 220 किलोवाट, जबकि सेकेंडरी ट्रांसमिशन है वो कितने वोल्टेज पे हुआ तो 66 kV। तो यहाँ पे अब 66 kV का सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा। यहाँ पे भी जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन है उसमें भी जो लाइंस हैं उसका जो एंड होगा तो फिर से सब स्टेशन आएगा। ये जो सब स्टेशन है उसमें ट्रांसफार्मर की हेल्प से 66 kV वोल्ट है उसको 11 kV वोल्टेज में स्टेप डाउन किया जाता है। ओके, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो क्या करेगा डायरेक्ट जो वोल्टेज है उसको 11 kV में रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे जो 11 kV होते हैं उसके जो फीडर्स होते हैं तो फीडर्स के थ्रू उसको फैक्ट्री लाइक HD कंज्यूमर्स हों तो 11 kV डायरेक्ट दिया जाता है जिसको हाई वोल्टेज या तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। कुछ जो इंडस्ट्रीज होती है वो 11 kV के जो फीडर्स होते हैं वहाँ से सप्लाई लेती है, क्योंकि जो पूरा उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जो मशीनरी होती है वो हाई वोल्टेज पे चलती होती है। जो फीडर के जो एंड होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है
वहाँ पे जो 11 kV होता है उसको 415 वोल्ट पर स्टेप डाउन किया जाता है। यानी कि जो लो टेंशन कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए जो वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन किया जाता है और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो सप्लाई होगा वो सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज भी हो सकता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लो वोल्टेज या तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किस वोल्टेज पे हुआ, 11 kV के ऊपर, जबकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 415 वोल्ट पे किया जाता है। जो मॉडर्न पावर सप्लाई सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड होती है, तो उसकी वजह से क्या हेल्प मिलेगी कि अगर एक स्टेशन है उसमें अगर कोई फॉल्ट होता है या तो कोई प्रॉब्लम होती है तो जो दूसरा स्टेशन होता है उसके थ्रू लोड को पावर दिया जाता है। इंटरकनेक्शन की वजह से जो पावर सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट इंटरकनेक्शन की वजह से बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलते हैं। सो बेसिक एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, उसमें फर्स्ट है जनरेटिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक पावर जहाँ पे जनरेट होता है। सेकंड है लोड सेंटर, यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंज्यूम किया जाता है। देन थर्ड वर्ड है लिंक जॉइनिंग जनरेटिंग स्टेशन एंड लोड सेंटर, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन और लोड सेंटर को जो कनेक्ट करता है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो ये सब थर्ड एलिमेंट में आएंगे। तो दीज आर दी मेन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो हमने जो बेसिक एलिमेंट्स देखे उसके अंदर हमने पावर सिस्टम को 3 मेन एलिमेंट्स में डिवाइड किया। उसमें जनरेटर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, स्टेप डाउन पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये सब इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। अब ये जो इक्विपमेंट्स हैं उन सबको टर्न ऑन टर्न ऑफ करने पड़ते हैं। तो ये जो पूरी सर्किट है उसको ऑन ऑफ करने के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसको स्विच गियर कहा जाता है। ओके, जैसे अपने अपने घर में जो लाइट लोड होता है, लाइक फैन है, ट्यूबलाइट्स है, उन सबको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यूज़ करते हैं। सेम वे पावर सिस्टम में भी सर्किट ब्रेकर है, ट्रांसफॉर्मर्स है, इन सबको यूज़ करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए स्विचेस यूज़ होती है। उसके रेटिंग्स है वो ज़्यादा होते हैं, बट ये जो पूरी जो स्विचेस होती है कि जिसकी हेल्प से उसको ऑन ऑफ किया जाता है उसको स्विच गियर कहा जाता है। और जो स्विच गियर है उसमें सबसे मेन जो है वो है सर्किट ब्रेकर। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो 2 कंडीशन में ऑन किए जाते हैं। एक तो हेल्दी कंडीशन में सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट ब्रेकर का यूज़ होता है, एंड सेकंड अगर फॉल्टी कंडीशन होती है या तो शॉर्ट सर्किट होती है उस टाइम पे भी सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। बट जब फॉल्ट होता है तब सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा सर्किट को ब्रेक करने के लिए और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका यूज़ किया जाता है। उसमें एक तो स्विच आती है, फ्यूज़ आता है, आइसोलेटर होता है, रिले, कंट्रोल पैनल, लाइटनिंग अरेस्टर, करंट ट्रांसफार्मर एटसेट्रा एटसेट्रा आर यूज्ड टू ब्रेक द सर्किट। बट यहाँ पे जो स्विच है, फ्यूज़ है, उन सब के जो रेटिंग्स होते हैं वो बहुत हाई रहते हैं। Now next one is the abnormalities and fault in power system. Now what is abnormality and what is fault? पावर सिस्टम में एबनॉर्मलिटी किसको कहा जाता है और फॉल्ट किसको कहा जाता है? अगर पावर सिस्टम है, ओके, इफ इट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉपरली इट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल हेल्दी कंडीशन।
अगर पावर सिस्टम प्रॉपरली वर्क करती है तो उसको नॉर्मल या तो हेल्दी कंडीशन कहा जाता है। बट जो पावर सिस्टम है इट विल नेवर ऑपरेट इन नॉर्मल कंडीशन। ओके, कोई तो ऐसी कंडीशन होती है कि जब जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है वो ख़राब होता है और उसकी वजह से एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है। नाउ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम का नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है कि जब भी पावर सिस्टम हेल्दी होती है, यानी कि कोई भी विदाउट एनी प्रॉब्लम इट वर्क्स, तो उसको नॉर्मल ऑपरेशन कहा जाता है। बट उस टाइम में उसकी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसमें क्या फ़र्क आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है वोल्टेज एंड करंट आर बैलेंस्ड, यानी कि जो वोल्टेज है और करंट है दोनों बैलेंस्ड होते हैं, यानी कि जो तीनों फेज़ हैं उसके वोल्टेज सेम होते हैं और तीनों फेज़ के करंट भी सेम होते हैं। ओके, एंड दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंस्ड कंडीशन, यानी कि जो वोल्टेज है एंड जो करंट है दोनों बैलेंस्ड रहते हैं। सेकंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज़ इक्वल टू द रेटेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेटेड फ्रीक्वेंसी की जितनी ही होती है, उसमें अगर थोड़ा भी चेंजेस होता है तो विद इन लिमिट होता है। थर्ड है देयर इज़ नो चेंज इन द वोल्टेज बियॉन्ड सम लिमिट, यानी कि जो वोल्टेज का जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन वो विद इन परमिसिबल लिमिट होते हैं, उसके अंदर ही वोल्टेज में चेंज आता है। फोर्थ वन है पावर फ्लो इज़ इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो पावर का जो फ्लो रहता है वो जो डिज़ायर्ड डायरेक्शन होती है उसी में होती है। एंड फिफ्थ वन है जो करंट की वैल्यू है वो रेटेड वैल्यू की होती है या तो उससे कम हो रहती है। सो दीज आर द कंडीशन फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन। अगर ये सब कंडीशन रहती है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की तो पावर सिस्टम नॉर्मली ऑपरेट हो रहा है। नाउ एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ए पावर सिस्टम। तो एबनॉर्मल कंडीशन किसको कहा जाता है? तो जैसे हमने देखा कि जब भी नॉर्मल कंडीशंस होती है तो उसका जो ऑपरेशन है वो नॉर्मल रहता है, बट जब करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी या तो टेम्परेचर है वो कुछ सर्टेन लिमिट से बढ़ जाता है तो उसको एबनॉर्मल कंडीशन कहा जाता है। तो जो एबनॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या क्या फ़र्क आता है? तो जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है उसमें जो इक्विपमेंट है उसका ओवरलोडिंग हो जाता है, यानी कि ओवरलोडिंग ऑफ इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट जो होता है उसकी जो रेटेड कैपेसिटी होती है उससे बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे ओवरलोडिंग ऑफ इक्विपमेंट विल टेक प्लेस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इक्विपमेंट है उसका करंट इंक्रीज़ होता है, जितना करंट इंक्रीज़ होगा हीट विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि गर्मी प्रोड्यूस होती है, और जितनी हीट प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन किया गया होता है वो डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि करंट इंक्रीज़ होता है और जो शॉर्ट सर्किट या तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। अगर इक्विपमेंट का जो लोड है उसको कम किया जाए या तो इक्विपमेंट को डिसकनेक्ट कर दिया जाए तो ये जो कंडीशन है उसको रिमूव किया जा सकता है। तो दिस इज़ द ओवरलोडिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड दिस इज़ द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ए पावर सिस्टम, कि जब भी कोई इक्विपमेंट का ओवरलोडिंग होता है तो एबनॉर्मल कंडीशन कहा जाता है, क्योंकि अगर ओवरलोडिंग होता है तो उसकी वजह से इक्विपमेंट है वो डैमेज भी हो सकता है। तो इसकी वजह से या तो उसका लोड कम किया जाता है या तो जो इक्विपमेंट होता है उसको सर्किट में से डिसकनेक्ट करना पड़ता है। ओके, नाउ सेकंड इज़ द अनबैलेंस्ड लोडिंग।
तो अनबैलेंस्ड लोडिंग क्या होता है, तो जो सिस्टम होती है उसके जो 3 फेज़ होते हैं, तो तीनों फेज़ है उसमें जो करंट है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अनबैलेंस लोडिंग क्या होगा, तो अगर लोडिंग अनबैलेंस होगा तो उसकी वजह से ये जो करंट होता है उसमें करंट की वैल्यू लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से जो सिस्टम है वो स्टेबल नहीं होगी, मीन्स द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो जो सेकंड कंडीशन है वो है एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि अनबैलेंस्ड लोडिंग। करंट की जो वैल्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अनइवन हो जाएगा और जो वैल्यू है करंट की वो भी रेटेड वैल्यू या तो उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। थर्ड वन है फेलियर ऑफ प्राइम मूवर इन पावर स्टेशन। अब प्राइम मूवर है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो जनरेटर को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि जनरेटर को बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे के उसको रन करवाया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इसके लिए प्राइम मूवर का यूज़ किया जाता है। अगर कुछ रीज़न से प्राइम मूवर है वो काम करना बंद कर दे तो जो जनरेटर है उसको बस पास जो होता है उससे आइसोलेट किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो दूसरा जनरेटर होगा उसके पर लोड इंक्रीज़ होगा। अगर दूसरा जनरेटर है उसके ऊपर लोड इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होगी। अगर ये जो डिक्रीज़ है ये ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो डिक्रीमेंट हो रहा है, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर वो कम हो जाती है तो जो ऑपरेशन है वो अनस्टेबल हो जाता है। और ये ना हो इसके लिए स्टैंड बाय जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है या तो फिर लोड को कम किया जाता है। तो अगर प्राइम मूवर फेल हो रहा है तो स्टैंड बाय जनरेटर का यूज़ किया जाता है या तो जो लोड है उसको कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन है फेलियर ऑफ एक्साइटर इन पावर स्टेशन। ओके, फेलियर ऑफ एक्साइटर इन पावर स्टेशन। तो फेलियर ऑफ एक्साइटर इन पावर स्टेशन में क्या आएगा कि जो एक्साइटर है, अगर एक्साइटर को हम दूसरे नाम से बोले तो उसको डीसी जनरेटर भी कहा जाता है। तो जो डीसी जनरेटर है या तो एक्साइटर है उसका यूज़ क्या होता है, तो जो ऑल्टरनेटर यूज़ करते हैं पावर सिस्टम में उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं उसको एक्साइट करने के लिए एक्साइटर का यूज़ किया जाता है। ओके, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्साइटर, तो एक्साइटर इज़ वन टाइप ऑफ डीसी जनरेटर एंड इट इज़ यूज्ड टू एक्साइट फील्ड वाइंडिंग ऑफ ऑल्टरनेटर, यानी कि जो ऑल्टरनेटर होता है उसका जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक्साइट करने के लिए एक्साइटर का यूज़ किया जाता है। अगर एक्साइटर है वो जो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, तो जो जनरेटर होता है उसको जो बस बार होता है उससे आइसोलेट करना पड़ता है और जो दूसरा जनरेटर है उसके ऊपर लोड बढ़ेगा। ओके, क्योंकि जो बस बार से उसको एक जो जनरेटर है उसको बस बार से आइसोलेट कर रहे हैं तो बाकी जो लोड है वो जो दूसरा जनरेटर होगा उसके ऊपर ही रहेगा, तो उसकी वजह से जो दूसरा जनरेटर है उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन है वो ना हो इसलिए या तो स्टैंड बाय जनरेटर का यूज़ करना पड़ता है या तो जो लोड है उसको डिक्रीज़ करना पड़ता है। अगर ये दो स्टेप्स लिए जाए तो जो एक्साइटर की वजह से जो एबनॉर्मल कंडीशंस होती है उसको हम, नेक्स्ट वन है लूज कॉन्टैक्ट्स। अगर कॉन्टैक्ट्स है वो लूज़ हो तो जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पे आर्क होती है, क्योंकि यहाँ पावर सिस्टम में जो भी वोल्टेज होंगे वो हाई वोल्टेज होंगे। ओके, तो अगर कनेक्शन लूज़ हो, कॉन्टैक्ट्स लूज़ होंगे तो जो कॉन्टैक्ट होगी वहाँ पे आर्क होती है। अब ये जो आर्क होती है उसकी वजह से बहुत ही हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस आर्क हीट इज़ प्रोड्यूस्ड।
ऊपर से वोल्टेज ड्रॉप है वो भी होता है। तो ये सब ना हो इसलिए जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसको चेक किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। और जो मेंटेनेंस होता है, जो रूटीन मेंटेनेंस होता है, उसमें कॉन्टैक्ट्स को सबसे पहले चेक किया जाता है कि जो कॉन्टैक्ट्स है वो लूज़ होने चाहिए नहीं। नेक्स्ट वन है ओवर वोल्टेज सर्ज। तो ओवर वोल्टेज सर्ज क्या होता है? तो जब भी ऑल्टरनेटर होता है उसके ऊपर जो लोड है वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाए, तब जो जनरेटर की जो स्पीड होती है वो एकदम से इंक्रीज़ होती है, क्योंकि लोड पहले लोडेड होता है, एकदम से लोड चला जाता है तो क्या हो जाएगा, जो स्पीड है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो एज अ रिज़ल्ट यानी कि इस वजह से जो ऑल्टरनेटर होता है उसका जो वाइंडिंग है उसको नुकसान होता है। और ये ना हो इसलिए जो एक्साइटेशन है उसमें एकदम से डिक्रीज़ करना चाहिए नहीं, जो एक्साइटेशन है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज़ किया जाता है। तो दिस आर द एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ ए पावर सिस्टम: ओवरलोडिंग ऑफ इक्विपमेंट, unbalanced loading, failure of prime mover in power station, failure of exciter in power station, loose contacts, over voltage surge. Next is the causes of fault. कौन कौन से रीज़न है कि जिसकी वजह से फॉल्ट होता है? तो सबसे पहले व्हाट इज़ मीन्ड बाय फॉल्ट। तो फॉल्ट क्या होता है? तो पावर सिस्टम में जो करंट का जो फ्लो है उसकी जो डायरेक्शन है वो डिज़ायर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए और उसका पाथ भी डिज़ायर्ड होना चाहिए। फॉल्ट क्या होता है? तो फॉल्ट की वजह से जो करंट है उसका जो फ्लो की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो फॉल्ट को अगर हम डिफाइन करने जाए तो फॉल्ट वो होता है कि जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है उसमें एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो करंट का जो फ्लो है वो डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ना होके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर कंडक्टर है वो ब्रेक होता है, इंसुलेशन ख़राब होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है तो फॉल्ट होता है। और जो फॉल्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इम्पीडेंस है लाइन का वो कम हो जाता है और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। नाउ कॉजेज़ ऑफ द फॉल्ट, कि कौन कौन सी कॉजेज़ है कि जिसकी वजह से फॉल्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिफेक्ट इन इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका जो वाइंडिंग है उसका जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाए तो फॉल्ट हो सकता है। तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसके जो तीनों फेज़ होते हैं, जो वाइंडिंग्स होते हैं उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया हुआ होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फेज़ दोनों फेज़ होते हैं यानी कि फेज़ एंड फेज़ और बॉडी वो आइसोलेट हुए होते हैं। ओके, अगर कुछ रीज़न की वजह से ये जो इंसुलेशन लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो दो फेज़ है और फेज़ और ग्राउंड है उन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट होते हैं तो उसकी वजह से फॉल्ट होता है। अगर इंसुलेशन लेवल है अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है और एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होती तो उसको फॉल्ट नहीं कहा जाता। बट अगर एबनॉर्मल कंडीशन प्रोड्यूस होती है देन इट कैन बी कॉल्ड एज फॉल्ट। ओके, अब जो कंडक्टर है उसका जो इंसुलेशन है वो ख़राब किस वजह से होता है, तो उसमें फर्स्ट वन है एजिंग एंड सेकंड वन है वोल्टेज सर्ज।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन्ड बाय एजिंग। तो एजिंग क्या होता है? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ओके, तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि जो इंसुलेशन है कुछ साल के बाद उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एजिंग। यानी कि कोई भी चीज़ है उसको कंटिन्यूअस अगर आप यूज़ करते हो तो क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, तो उसको बोला जाता है एजिंग। नेक्स्ट वन है वोल्टेज सर्ज। तो वोल्टेज सर्ज क्या होता है? तो जो कंडक्टर होता है उसका इंसुलेशन नॉर्मल वोल्टेज है उसको वो सहन करता है, पर जब भी स्विचिंग सर्ज होता है या तो लाइटनिंग सर्ज होता है, उस टाइम में जो कंडक्टर होता है उसमें हाई वोल्टेज इंड्यूस होता है और उसकी वजह से जो इंसुलेशन है उसमें पंक्चर होता है और उसकी वजह से फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज सर्ज। सेकंड है डिफेक्ट इन अंडरग्राउंड केबल। अगर अंडरग्राउंड केबल है उसमें जो मशीन का जो वाइंडिंग है उसमें एजिंग या तो वोल्टेज सर्ज की वजह से या तो लाइटनिंग सर्ज की वजह से इंसुलेशन में प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से फॉल्ट होता है। नेक्स्ट है डिफेक्ट इन ओवरहेड लाइन। यानी कि ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइन यानी कि जो ओवरहेड लाइन कंडक्टर्स यूज़ होते हैं उसमें भी इंसुलेटर लगाए हुए होते हैं। ओके, अब ये जो इंसुलेटर होते हैं उसमें वो अगर ब्रेक होता है, ओके, तो इसकी वजह से इंसुलेटर पंक्चर होता है और उसकी वजह से जो कंडक्टर होता है वो ग्राउंड हो जाता है और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है। जो बर्ड्स होते हैं वो भी आपने देखा होगा कि जो पिलर होते हैं वहाँ पे उनके घर बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो घास यूज़ होती है सूखी घास, उसकी जगह कोई ऐसा ओपन वायर है अगर वो भी आ जाता है तो उस टाइम पे भी इस टाइप का जो फॉल्ट होता है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन है डिफेक्ट इन द बस पास ऑफ कंट्रोल पैनल ऑफ द सब स्टेशन। यानी कि जो सब स्टेशन की जो कंट्रोल पैनल होती है उसके अंदर बस बार होता है, अगर वहाँ पे लिज़ार्ड घुस जाए तो उसकी वजह से भी बस बार शॉर्ट हो जाता है और उसकी वजह से भी फॉल्ट प्रोड्यूस होता है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द फॉल्ट।